सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक सामाजिक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज के युग में पूरे विश्व में विवाह संस्था पर बहुत प्रश्न खड़े हो रहे हैं। विवाह संस्था की अपनी उपयोगिता बहुत है, परंतु कोई भी चीज कितनी भी उपयोगी क्यों न हो, उसके अपने कुछ दोष भी होते हैं और उन दोषों को या तो दूर किया जाता है या फिर एक नई व्यवस्था की ओर समाज अग्रसर होता है और समाज के बदलते हुए मापदंड, बदलती हुई परिस्थितियां, कानून, ये सब जिम्मेवार होते हैं। तो अभी क्या ट्रेंड है, क्या चल रहा है, लोगों का रुझान क्या है, विशेषकर जो पढ़े लिखे कामकाजी लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनमें यह देखा जा रहा है कि विवाह संस्था जो है उनके यहाँ कमजोर पड़ रही है। अब जो युवा पढ़ लिख रहे हैं उनका ज़्यादा ध्यान अपने पढ़ाई पर और उसके बाद अपना करियर बनाने पर होता है, चाहे वे कोई सर्विस में जाएं, किसी जॉब में जाएं या कोई बिजनेस करें या अन्य कोई ब्रोकरेज का काम कर लें। परंतु यह देखा जा रहा है कि वे विवाह को प्राथमिकता उतना नहीं दे रहे हैं, या ये कह लीजिए कुछ लोग का यह कहना है कि विवाह के लिए वे अपने को तैयार करने के लिए आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाह रहे हैं कि हम जब मजबूत हो जाएंगे तब विवाह करेंगे, और कुछ लोग हैं कि विवाह करेंगे ही नहीं। तो ये जो दोनों पक्ष हैं इनको हम समझ लेते हैं। तो ये दोनों पक्ष समझने का मतलब यह है कि जो विवाह करने के लिए सोचते हैं, जो जानते हैं कि विवाह की संस्था जरूरी है, तभी हमारा कुल, गोत्र, वंश चलेगा और तभी मनुष्य की प्रजाति चलेगी और हमारा यह पारिवारिक और सामाजिक दायित्व बनता है कि हम विवाह करके इस प्रथा को आगे बढ़ाएं, इस संस्था को आगे बढ़ाएं। और चूंकि मनुष्य एक जैविक प्राणी है और उसे अपनी संतति को आगे बढ़ाना है, तो एक सामाजिक जिम्मेवारी के साथ ही उसको वह आगे बढ़ा सकता है। इसलिए विवाह प्रथा बहुत अनिवार्य हो गया। अगर बहुत हम पीछे जाते हैं तो उस वक्त जब मनुष्य गुफाओं में रहता था, उसमें सामाजिक ढांचा इतना सशक्त नहीं हुआ था, तो उस वक्त विवाह प्रथा अभी विकसित नहीं हो पाया था। तो इस तरह से जो संबंध थे, जिसके नाम से हम लोग अभी जानते हैं,
चाचा चाची, दादा दादी, काका काकी, मौसा मौसी, मामा मामी, फुप्पा फुफ्फी, जितने भी रिश्ते नाते ये सब हैं, ये सब विकसित नहीं हुए थे। परंतु मनुष्य संतान पैदा कर ही रहा था। किसी के साथ भी जिसके साथ उसका संबंध बनता था तो बच्चे हो जाते थे। इस तरह से परंपरा चलती गई। लेकिन एक समय मनुष्य को लगा कि इसकी आवश्यकता है, क्योंकि उसका स्वाभाविक लगाव तो खैर है, परंतु जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है। बच्चे को पालना कोई आसान काम नहीं होता है। तो उसके लिए किसी को जो उन बच्चे को उत्पन्न करने में जो जिम्मेवार है, उनको पालने में भी जिम्मेवार बनाया जाए, ऐसी सामाजिक सोच उभरी। उसके बाद फिर यह विवाह बंधन शुरू हुआ। तो यह बंधन और भी कई चीजों को लेकर आया, क्योंकि जब भी बंधन होता है तो घुटन होती है। यह बात सच्चाई है। एक दायित्व होता है, जिम्मेवारी होती है, तो उसके साथ साथ मनुष्य को लगता है कि मैं फंस गया। तो संतान के प्रति जो लगाव होता है यह तो जैविक होता है, लेकिन स्वतंत्रता भी एक जैविक गुण है। मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है, अपने मन मुताबिक जीना चाहता है। परंतु जब बंधन हो गया तो इसकी स्वतंत्रता बाधित तो हो ही गई। तो आपस में जब भी कोई चीज हम जब किसी से बंध जाते हैं तो घुटन होती है। उससे चिड़चिड़ापन, क्रोध, तनाव ये उत्पन्न होते हैं। और विशेषकर तब और उत्पन्न होते हैं जब हमारी आर्थिक व्यवस्था कमजोर होती है। परंतु विवाह ने एक चीज और दिया, वह यह है कि मनुष्य को सुरक्षा दी। अकेला प्राणी सुरक्षित नहीं रहता है। जब हम कई लोगों के साथ रहते हैं, विशेषकर वे जिनके साथ हमारे लगातार संबंध रहते हैं, जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं या जो हमसे उत्पन्न हुए हैं, या जो हमारे करीबी हैं, जो हमारे जैसे ही उत्पन्न हुए हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, तो अपने माता पिता, अपने परिवार के बीच में व्यक्ति ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। विशेषकर तब जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे। आज भी है संयुक्त परिवार, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए, लेकिन घट तो रही है, इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। तो संयुक्त परिवार में मनुष्य सुरक्षित बहुत महसूस करता था। बाहर का कोई भी आक्रमण से अपने को बचा लेता था। वो अपने घर में जाके एक साथ वहां 20-25 आदमी तैयार खड़े हैं लड़ने के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति से, तो वहां उसे सुरक्षा मिलती थी। कोई रोग विघ्न हो गया तो उसकी सेवा करने वाले, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए भी लोग उपस्थित होते थे। किसी अन्य प्रकार की घटना दुर्घटना के लिए भी लोग वहां पर जिम्मेवारी लेते थे, सुरक्षा उसे प्रदान करते थे। और आर्थिक संबलता भी उसे मिलती थी। जब तक वो रोजगार नहीं पाया है, कमाने योग्य नहीं है, तब तक जो कमाने के योग्य हैं परिवार में, वे उसका भरण पोषण करते थे। यहाँ तक कि उसके बच्चे तक कभी करते थे। किसी कारण एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया जिससे कारण उसकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, तो भी उसका भरण पोषण करने वाला होता था। तो यह बहुत बड़ी सुरक्षा थी संयुक्त परिवार की। परंतु जैसे जैसे औद्योगिक विकास हुए, नगरीकरण ज्यादा हुआ, लोग ज्यादा पढ़ने लिखने लगे, शिक्षित होने लगे, और अपने पिता पर उनका आश्रय कम हो गया। पिता की जो आजीविका थी, इससे पहले खेती बाड़ी होती थी, तो बच्चे भी खेती बाड़ी ही करते थे, पिता भी करते थे, तो पिता पर बच्चे निर्भर होते थे। अब जब बच्चे पढ़ लिख करके अपना स्वतंत्र ही कहीं नौकरी कर ले रहे हैं या कोई बिजनेस कर ले रहे हैं, तो वे पिता के संपत्ति पर उतने निर्भर नहीं रह गए। तो वे कहीं भी जा करके
कमा ले रहे हैं, तो आर्थिक स्वतंत्रता हो गई। आर्थिक स्वतंत्रता के कारण और पढ़ाई लिखाई के कारण अब उसके पंख हो गए। और अब जब लड़कियां भी बहुत पढ़ गई तो और भी पंख हो गए, लड़के लड़के दोनों को हो गए, तो वे कहीं भी विवाह कर ले रहे हैं या संबंध बना ले रहे हैं। तो इस तरह से परिवार धीरे धीरे संयुक्त से एकल में हो गया। लेकिन जब दोनों पक्ष कमाने लगे तो जाहिर सी बात है, एक कहीं कमा रहा है, एक कहीं कमा रहा है। लड़का यहाँ है, लड़की कहीं है, वो कहीं कमा रही है, लड़का कहीं कमा रहा है। तो अब उन दोनों के बीच में भावनात्मक लगाव और शारीरिक लगाव उतना नहीं रहता है, और आर्थिक लगाव भी नहीं रहता है, क्योंकि दोनों ही कमा रहे हैं। और फिर अर्थ का संसाधन जहां हमारे लिए मजबूती लाता है, वहीं पर वह एक अहंकार को भी उत्पन्न करता है। और वही अहंकार कि हम क्या कम हैं, हमारे पास क्या कम है, हम स्वयं समर्थ हैं। तो स्वयं का सामर्थ्य होने से स्वतंत्रता का भी एहसास होता है, और साथ में अहंकार का भी, जो कि किसी विवाद में फिर उस विवाद को बढ़ाता जाता है, कम नहीं करता है। तो दूरियां बढ़ती चली जाती हैं, और उसका अंत जो है विवाह के विच्छेद में हो जाता है, तलाक में हो जाता है। तलाक नहीं भी हो तो विच्छेद तो हो ही जाता है, दूर दूर रह रहे हैं, कोई बहुत मतलब नहीं रखता है। तो इस दौर में अब यह हो रहा है कि युवा विवाह पर कम ध्यान दे रहे हैं। कारण यह है कि वे उतनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और जिम्मेदारी उठाना भी चाहते हैं तो उतनी स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं है, उतने बड़े बंधन के लिए तैयार नहीं है कि हर समय उनकी गार्डिंग की जाए, हर समय उनकी जासूसी की जाए, उनके छोटे छोटे कदमों के ऊपर जो है, फैसले के ऊपर जो है अंकुश लगाया जाए। ये पसंद नहीं कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे जब चाहे तब घर आएँ, जब चाहे तब ना आएँ, जैसा चाहें वैसे व्यवहार करें, जैसे सोएं जैसे रहें, और एक के अलावा अन्य से भी संबंध रखें। वे कईयों से संबंध रखना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं चाहते हैं, तो कुछ के लिए कानून का भय है। कानून में एक बार बंध गए तो तलाक लेना मुश्किल हो जाएगा, और बंध गए तो जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, जिसे वो नहीं ढोना चाहते। फिर एक पक्ष बहुत, जैसे लड़कियों को बहुत कानूनी अधिकार मिल गया है, तो लड़के इस वजह से डरते हैं कि उनके माता पिता के ऊपर केस कर दिया जाएगा, उनके ऊपर केस कर दिया जाएगा तो इतने मेहनत से जो पढ़ाई की है वो बेकार हो जाएगा, इतनी मेहनत से जो नौकरी पाए हैं वो बेकार हो जाएगा। तो उन्हें मुकदमा का बहुत भय होता है। तो सोचते हैं कि ये बवाल ही क्यों लेना कि मेरे पर मुकदमा ला दे। तो यह एक बहुत बड़ी परेशानी बन के उभर के आया है कि लोग मुकदमों से भी बचना चाहते हैं, उसके डर से भी विवाह नहीं करते हैं। मैं पर्सनली कितने लोगों को जानता हूं जो उसके कारण विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं कि कौन इनके मुकदमा को झेलेगा। और कुछ ये भी डरते हैं कि अगर अवैध संबंध किसी जिससे मैं विवाह करूंगा, अगर उसका अवैध संबंध हो जाएगा तो फिर मरना पड़ेगा या मारना पड़ेगा, या फिर चुपचाप होकर सहना पड़ेगा। सहा जाएगा नहीं, और मारने का मतलब है कानून को हाथ में ले लेना, फिर उसका अंजाम जो है जेल है, फांसी है, आजीवन कारावास है। इसके अलावा फिर यह संपत्ति किसके नाम पर रखी जाएगी,
वह एक विपत्ति है। दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं तो कोई एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो किसके नाम पर होगा, विच्छेद होगा तो किसके नाम पर होगा, कभी भी विच्छेद हो सकता है, किसी का कभी भी संबंध हो सकता है अलग। अब उनके सामने सब समस्या आ रही है। फिर एक समस्या और आ रही है, विवाह हो जाने के बाद लड़की जो है लड़के को अपने घर, उसके घर वालों से अलग करने की कोशिश करती है, जिसका अपना बहुत अच्छा संबंध रहा है अपने माता पिता से, जिसने उन्हें पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, इतनी ममता त्याग सब कुछ किया, उससे उसके खिलाफ में उसी से उसको बुलवाना, उसके खिलाफ में उसको भड़काना, उसे दूर करने की कोशिश करना, इस तरह का जो होता है। या जो लड़की है वह चाहती है कि भाई हमारे घर वालों का भी वैसे ही इज्जत सम्मान हो, उसके लिए यह जरूरी है कि हम लोग अलग रहें ताकि वहाँ हमारे घर वाले आ सकें जहाँ इनके घर वालों का हस्तक्षेप नहीं हो। तो इस तरह की जो विषम परिस्थिति आ गई है, इसने युवा पीढ़ी को कई स्तर से सोचने के लिए मजबूर किया है। एक तरफ तो उनकी परंपरा है जिसको कि वे किसी न किसी तरह से कायम रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है उनका धर्म है जिसको कि वो बचाए रखना चाहते हैं, तीसरी तरफ है कि उनकी आजीविका है और नई नई जो चुनौतियां आई हैं जो औद्योगिक विकास से, नगरीकरण से हुआ है। अब यह जो मूल्यों में जो बदलाव हो रहे हैं, लोग भोगवादी प्रवृत्ति के भी हो गए हैं, लगातार भोग रहे हैं, कई कई भोग के सामानों को खरीदते हैं, एक सामान खरीद के नहीं आते हैं, दूसरे सामान चाहिए, फिर तीसरा सामान चाहिए, फिर नए मॉडल का सामान आ गया, पुराने को हटाओ। तो यह जो लगातार प्रेशर है भोगवादी का, तो व्यक्ति को स्वयं के ऊपर, रिश्तों के ऊपर सोचने का मौका नहीं दे रहा है। वे सामान के ऊपर ज्यादा सोच रहे हैं, वस्तुओं के ऊपर उनका ज्यादा फोकस हो गया है और वस्तुओं को खरीदने वाले जो तत्व हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस हो गया है। इसके कारण क्या है कि रिश्ते दरक रहे हैं, टूट रहे हैं। अब इतनी ज्यादा परिस्थितियां विकट हो गई हैं कि उन्हें कई स्तर पर सोचना पड़ रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं, हर तरह के मैरिज में, हर तरह की लिव इन रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है क्योंकि कोई उसकी कानूनी मानता नहीं है। कौन कहाँ है, अब अभी यहाँ शरीर का प्रयोग कर लिया, फिर तुम कहाँ हम कहाँ, शरीर का उपभोग कर लिया, फिर पता नहीं, फिर उसके कारण उसकी शादी भी होगी नहीं होगी, कोई अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा। जो लड़कियां कमा रही हैं, जो शादीशुदा नहीं हैं, शादी नहीं कर रही हैं, अब उनके सामने सुरक्षा की समस्या है। एक जहां वो देखते हैं आज़ादी, तो आज़ादी के साथ साथ जिम्मेवारी भी आती है। सुरक्षा कौन देगा जब पता चलेगा, क्योंकि यह समाज जो है यह सभ्य समाज नहीं है। समाज में कुछ लोग तो ठीक है, सभ्य हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दुष्ट हैं और रहेंगे भी, सदैव रहे हैं और सदैव रहेंगे। तो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले बदमाश, गुंडा, माफिया, ऐसे लोग हैं समाज में, उनकी नज़र पड़ जाएगी, उनको पता लग जाएगा कि ये तो लड़की अकेली है, कमाती है, चलो अब इसको पकड़ लें। तो अब लड़कियों के सामने यह सुरक्षा की समस्या होगी। वे आज़ादी तो चाहती हैं लेकिन सुरक्षा भी सोचती हैं कि आ जाए, कहाँ से आएगी सुरक्षा। जब आप विवाह के बंधन में बनते हैं तो एक पति से सुरक्षा है, जब संयुक्त परिवार में रहते हैं तो सभी से सुरक्षा है। तो संयुक्त परिवार तो खत्म कर दिया, अब एकल परिवार था उसे भी खत्म कर दिया, तो अब अकेले रहना है, तो अब सुरक्षा कहाँ से आएगी। तो जाहिर है असुरक्षित वातावरण में कई तरह के रोग पनपेंगे, अवसाद होगा, डिप्रेशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर असामान्य हो जाएगा, गैस, तनाव, चिड़चिड़ापन, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, कई तरह के रोग हो जाएंगे। फिर उसकी सेवा कौन करेगा, कौन देख रेख करेगा। आपके पास पैसे हैं लेकिन आपको उठा के कौन ले जाएगा, कहीं गिर गए कौन दिखलाएगा। ये सब समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। व्यक्ति आजाद तो होना चाहता है लेकिन आजादी की कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब कुछ लोगों की यह भी शिकायत है कि पारिवारिक बंधन में बन जाने पर अपने मन मुताबिक जो है
हम कभी खेलना चाहें तो खेल नहीं सकते हैं, कहीं एक्सपेडिशन पर निकलना चाहें तो निकल नहीं सकते हैं, कहीं कुछ एक्सप्लोर करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई ससुराल से फ़ोन आने लगेगा, पत्नी से फ़ोन आने लगेगा, हमारे घर वालों से फ़ोन आने लगेगा, हर तरफ से वो तनाव में हो जाएगा। मनुष्य कुछ विशेष करना चाहता है, अपने पसंद की चीज़ करना चाहता है, तो उसे कुछ स्वतंत्रता भी चाहिए होती है, कुछ समय उससे निकालना पड़ता है। और जब समय में बाधा पड़ती है तो उसमें चिड़चिड़ापन, तनाव या झगड़ा झंझट करने की स्थिति उसमें आ जाती है। तो अब वह उसके मन में कौन सा पैशन है, उसके इच्छा क्या है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं तो कई होती हैं और समय के अनुसार बदलती भी रहती है। विवाह की इच्छा थी तो विवाह कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर दूसरी इच्छा भी हो गई, उसमें अब अनुमति भी चाहिए, नहीं तो फिर झगड़ा। तो इन तमाम तनावों से वह अपने जीवन को किस धारा में ले जाएगा, उसमें अब कंफ्यूज हो चुका है। अब हर तरह के दबाव में किसी तरह से शादी कर भी ले, लेकिन उसका दिल कहीं और है, मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, आत्मा कहीं और है। अब जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहता है, उसके लिए तो अपनी पत्नी और पत्नी का परिवार तो छोड़ दीजिए, अपना भी परिवार बाधा लगता है कि ये सब भी हर समय हमें प्रॉब्लम करेंगे। तो वह व्यक्ति अब कैसे निकले, कुछ कैसे साधना करे, कैसे सत्संग करे, कैसे स्वाध्याय करे, कैसे भजन कीर्तन करे। तो वह व्यक्ति अब देखता है कि यह तो बहुत घुटन है। कथाओं को भी पढ़ता है कि अरे पुराने समय में ऐसे ऐसे जो है वो ऋषि थे, वो अपना घर छोड़ के निकल गए, वो निकल गए। तो देखता है कि घर छोड़ कर निकल जाना पड़ता है। घर के प्रति अत्यधिक मोह भी उसको बाधा लगती है, शास्त्र भी बतलाता है कि बाधा है। तो उस मोह से वह उपराम होना चाहता है, वो बंधना नहीं चाहता है। वो हर तरह के बंधन से बाहर निकलना चाहता है, छटपटाता है। वो जानता है ये सब जो है स्वतंत्रता है, ये हमारे बंधन है। इन बंधनों को तोड़ करके वो शांति महसूस करता है। अब उसको तोड़ने के लिए वह न्यूनतम एफर्ट लगाना चाहता है, और उसके लिए उसको लगता है कि शादी नहीं करेंगे तो हमारा न्यूनतम एफर्ट होगा, और शादी कर लेंगे तो मैक्सिमम एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर कईयों से फिर झगड़ा करना पड़ेगा। पहले तो अपनों से ही पंगा लेना पड़ता है। तो ये तमाम जो उनके सामने परिस्थितियां आती हैं, ये उसे सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि विवाह संस्था में बंधें या नहीं। तो उसका एक विकल्प वो सोचता है, और आज के युवा सोच रहे हैं। उन्होंने इसलिए लिव इन रिलेशनशिप निकाला है कि विवाह की जिम्मेवारी आना हो, जब तक आपका हमारे साथ रहने का मन है रहें, जब जाना हो तब जाएं, मेरा भी जब मन करेगा मैं चला जाऊंगा। इस तरह के संबंध। अब ऐसे संबंध से व्यक्ति को आजादी तो है, प्रेम बस वह रहता है, लेकिन वह सिर्फ सुख का साथी होता है, दुख का साथी नहीं। जबकि विवाह में क्या है कि आपको दुख का भी साथी होना पड़ता है। सुख दुख हर परिस्थिति का साथी आप होते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में सिर्फ सुख का साथी है, दुख आया तो छोड़ देंगे। हल्का फुल्का दुख झेल सकते हैं, लेकिन बड़े दुख में फिर छोड़ देंगे, चलो दूसरा तीसरा। और लिव इन रिलेशनशिप में कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही के साथ हैं, कई लोगों के साथ रह सकते हैं, कहीं कहीं रह सकते हैं। तो अब उसका जो उत्पाद होगा, बच्चे जब पैदा होंगे तो वो कहाँ रहेंगे, उनकी परवरिश कैसे होगी। अब उसके लिए फिर कौन डीएनए निर्धारित करने जाएगा, कहाँ मुकदमा लड़ेगा, कहाँ, कई पचड़े हैं। और समाज उन बच्चों को कैसे पालेगा, सरकारें कैसे पालेंगी, कैसे कानून बनाएंगी कि उस प्रकार के बच्चे जो हैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो, वे अच्छा से पल बढ़ जाएं, माता पिता का उसे प्रेम भी मिल जाए,
वात्सल्य मिले, ताकि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हो, अन्यथा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाएगी। और यहाँ माता पिता तो खुद ही साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है, तो वही तो शिफ्ट होगा। तो आने वाली जो पीढ़ी है वो ऐसी बहुत बड़ी दुविधा में फंसी हुई है। लेकिन समय की जो धारा है इसको पीछे लौटाया भी तो नहीं जा सकता, समय तो आगे ही चलेगा। चाहे तकलीफें आएंगी, समय को आगे ही जाना है। अब ऐसा रास्ता निकालना है जिससे कि स्वतंत्रता भी हो जाए, जिम्मेवारी भी हो जाए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं हो। अब युवा के सामने ये सब प्रश्न चिन्ह है, और साथ में एक आयु भी हो जिसमें कि उसको वह जी सके। अभी तो रोजगार खोजने में भी युवाओं के 10 वर्ष और लग जा रहे हैं। पहले शादी जहां 20 वर्ष के आसपास में होती थी, जबकि जवानी आ चुकी होती थी, अब शादी हो रही है जब जवानी ढल रही है। तब जवानी रोजगार खोजने में खत्म हो जा रही है। ढलती जवानी को लोग कहते हैं मैच्योरिटी एज। समाज शब्द गढ़ लेता है, लेकिन जवानी शब्द गढ़ के लौटाई तो नहीं जा सकती। हम उससे मैच्योर एज कह सकते हैं 30 वर्ष को, 40 को भी कह सकते हैं, 50 को भी कह सकते हैं, परंतु वो जवानी तो नहीं कहलाएगी। और जो जवानी का पीरियड है वह लोग असुरक्षा में व्यतीत कर रहे हैं, तनाव में व्यतीत कर रहे हैं कि कैसे मैं सेटल हो जाऊं। और अगर कोई सेटल हो भी जा रहा है, नौकरी पा जा रहा है या कहीं जॉब कर रहा है, तो भी उतने से भी नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कि मेरा अपना घर भी हो जाए, सब सामान भी मैं कर लूँ इकट्ठा गृहस्थी का, तब शादी करूं। और फिर कुछ लोग सोच रहे हैं कि बैलेंस भी हो जाए बैंक में कुछ तब तो उम्र भागेगी 35-40। और ऐसे में जवानी बीत जाती है। और जवानी बीतने का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो जैविक फ्रस्ट्रेशन होता है, जो उसे और चिड़चिड़ा बना देता है, रुग्ण कर देता है। क्योंकि जवानी का जो तूफान होता है वह रुग्णता ले आता है, उसे सही दिशा नहीं मिलती है, तो सही मोमेंट में शादी नहीं होती है, तो व्यक्ति में ऐसे विक्षिप्तता आ जाती है और उसके कारण उसमें और अलग ढंग का स्ट्रेस डेवलप करता है। लेकिन ये इकोनॉमिक कंपल्सन है, अब वो करे तो क्या करे। तो इन सब के साथ सामंजस्य बिठाते हुए युवा को चलना हो रहा है, और युवा इसी बीच में से रास्ता निकाल रहा है अपने जीने के लिए। और समाज की जो धारा है वह तो प्रतीत होता है एकल परिवार को भी तोड़ने वाली। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि एकल परिवार भी टूटेगा, और फिर ऐसा भी समय आएगा जबकि विवाह, क्योंकि विवाह संस्था बनी है तो कभी खत्म भी हो सकती है, और खत्म की ओर ही अग्रसर हो भी रही है। कभी बनी थी असुरक्षा की भावना से, पहले स्वतंत्रता थी, सुरक्षा नहीं थी। अब फिर लोग स्वतंत्रता खोज रहे हैं, सुरक्षा की फिर कमी हो जाएगी। तो अब किस तरह के बंधन में अपने को बांधेंगे, कैसे उनको कानून समाज सुरक्षा दे पाएगा, और भावनात्मक सुरक्षा कैसे मिलेगी, और आयु संबंधित सुरक्षा कैसे मिलेगी, स्वास्थ्य संबंधित सुरक्षा कैसे मिलेगी, यह एक बहुत गहन विषय होगा। और इसके साथ साथ वैचारिक भी
संघर्ष जारी है, क्योंकि पढ़ लिख गए हैं। पहले पति जो कह देता था, जिस विचार का होता था, पत्नियां मान लेती थी, चलती थी। अब पत्नियां भी पढ़ी लिखी हैं, उसके भी अपने विचार हो सकते हैं अलग अलग विषय में, पति के भी अलग विचार हो सकते हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। विचारों का टकराव भी अलगाव कर देता है। और विचार, किसी का राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, उसमें टकराव हो सकता है, दूरी बन सकती है। धार्मिक विचार अलग हो सकते हैं, आर्थिक विचार अलग हो सकते हैं, शैक्षणिक विचार अलग हो सकते हैं, सांस्कृतिक विचार अलग हो सकते हैं, दार्शनिक विचार अलग हो सकते हैं। इस तरह से कई तरह के जो विचार हैं वे टकरा रहे हैं। और अब चूंकि इन्फॉर्मेशन सबके लिए उपलब्ध है, तो सभी लोग विचारों से लैस हो रहे हैं, तो ऐसे में टकराहट होती है। तो अगर सत्य के निष्कर्ष तक पहुंचने की बात है, तब तो वैचारिक भिन्नता ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आपस में कुछ हल हो सकता है मामला। लेकिन जब अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना है और अपने अहंकार को प्रदर्शित करना है, तो वहाँ पर जो टकराहट है वो फिर दूरी करा देती है और फिर विच्छेदी कराती है। चाणक्य तो कहते थे अर्थव्यवस्था के विषय में कि अगर स्त्री को एक कार्पण मिल जाए, उस वक्त की मुद्रा थी वह, तो हाथी का बल हो जाता है स्त्री को। तो अभी तो स्त्रियां इतने कमा रही हैं, तो उनका बल कितना हो गया होगा। तो अब पुरुषों के लिए बहुत चुनौती की बात है। तो अब दोनों समान हो चुके हैं कमाई में। हो सकता है कहीं कहीं पर स्त्री भी ज्यादा कमा रही हो। अब पहले की बातें अब लागू नहीं हो सकती हैं बहुत जगह। तो अब ऐसे में क्या करेंगे? तो बहुत युवा ऐसा सोच रहे हैं कि इससे अच्छा शादी ही नहीं करेंगे। मेरी कमाई मेरे पास, उसकी कमाई उसके पास, पता नहीं कौन कब किसके साथ शादी कर ले, पता नहीं कौन कब किसको छोड़ दे, पता चला कौन किसी शादी ही नहीं करे। तो ये जो अस्थिरता आई है समाज में, बहुत अस्थिरता आई है, क्योंकि समाज में गति बढ़ गई है। धन बढ़ गया, धन बढ़ने से गति बढ़ जाती है। आप नोट करेंगे, जब आपके पास पैसा आएगा तो आप बहुत तेजी से काम करना शुरू करते हैं, आपकी गति बढ़ जाती है। आपके पास रिश्ते के लिए समय कम होता है, फिर आपके पास वस्तु को उत्पन्न करने के लिए और वस्तु को खड़ा करने के लिए समय ज्यादा हो जाता है। और उधर एक रैट रेस चला हुआ है, प्रतियोगिता चली हुई है, बहुत तेज गति से लोग जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि संसाधनों को उत्पादन करने की, संग्रह करने की, बढ़ाने की एक होड़ सी लगी है, ऐसे में लोगों के पास समय नहीं है अपनों के लिए भी। तो रिश्ते दरक रहे हैं। अब इसी में डिफाइन करना है, एक मध्य रास्ता निकालना है। बुद्ध सदैव कहते थे, और हमारे और भी मनीषी कहते आए हैं, कि मध्य मार्ग जो है वही श्रेष्ठ होता है, जो हमें, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं आखिर जीने के लिए तो कर रहे हैं। पता चला हम सिर्फ संसाधन के लिए हम जी रहे हैं। कहाँ हम इकट्ठा करने के लिए संसाधन स्वयं को जिलाने के लिए, लेकिन अब हम संसाधनों के लिए जी रहे हैं, कैसे उनको कैसे उत्पादन कर सकें। तो अगर हम मध्य मार्ग को फॉलो करते हैं, जिसमें एक बैलेंस बनाते हैं रिश्तों का, बदलते हुए परिवेश का, समाज का, देश का, अर्थव्यवस्था का, परिवार का, अपने भावनात्मक संबंध का, अपने स्वास्थ्य का, अपने आध्यात्मिक यात्रा का, तो इस तरह का एक जो संतुलन हम बनाएंगे, वह संतुलन परफेक्ट होगा। और हम समझते हैं कि इन सबको समेटते हुए युवा को अब एक निर्णय लेना पड़ेगा। वह निर्णय उसका परिपक्व निर्णय कहलाएगा। तो इसमें इतना ही। ओम